हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। नवोदय विद्यालय समिति जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए आशा करते हैं आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2024। जो भी इंटरेस्टेड है इस एग्ज़ाम को लेकर के वो ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो उतना भी हार्ड नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन ना करें। फ्रेंड, इस एग्ज़ाम को लेकर के हम लोग पहले भी वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें कि मैंने बताया है कि इस एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो किस तरह से तैयारी करना है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें। फिर भी रिवीज़न को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक बार ज़रूर सिलेबस को ध्यान में रख करके इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर ही देना चाहिए। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में 5 चीज़ों को कवर करना है। पहला है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, दूसरा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, तीसरा है रीजनिंग, चौथा है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स और पांचवा है हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा पर के ज्ञान पर आधारित प्रश्न। ट्रांसलेशन को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया क्योंकि यह जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आपको बना रही है यह एग्ज़ाम, तो इसलिए ट्रांसलेशन का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50 अंकों का है। ओके, और जनरल जो है रीजनिंग एबिलिटी है या इसके लिए मात्र 10 अंकों का वेटेज इसे दिया गया है। 10 प्रश्न ही रहेंगे और इतना भी प्रश्न हार्ड नहीं रहने वाला है कि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर सके। थोड़ा सा अभ्यास से करेंगे तो 10 में तो आप 4 से 5 अंक तो अवश्य ला सकते हैं। और जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इस तरह के प्रश्न तो काफ़ी हल्के नज़र आएंगे। 10 आउट ऑफ 10 उन लोग प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से की, तो इसकी वेटेज ठीक है। 20 अंक का वेटेज यह लिए हुए हैं। हम लोगों को यहाँ जानकारी लेना है कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में अंतर क्या होता है और कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए। करंट अफेयर्स की यदि बात करते हैं तो समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। 6 महीने में जितनी भी तरह की घटनाएं इंटरनेशनल लेवल पर घटी है या नेशनल लेवल पर घटी है, उसको लेकर के आपको प्रश्न तैयार करना है, प्रश्नों का संग्रह करना है। और इसके लिए कई सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स है, टेलीग्राम ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स है। आप उसके साथ जुड़ करके आप क्विज़ेस देंगे तो आप करंट अफेयर्स में अच्छे हो जाएंगे। और कोई मैगज़ीन आप मंथली सब्सक्राइब करते हैं तो वो समसामयिक घटनाओं पर आधारित तो भी आप करंट अफेयर्स में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है, सामान्य ज्ञान की जहाँ तक बात है, तो इसमें जो प्रश्न रहने वाले हैं, इसमें थोड़े प्रश्न आपके विज्ञान पर आधारित रहने वाले हैं, थोड़े प्रश्न भूगोल पर, इतिहास पर, कंप्यूटर पर, इस तरह के प्रश्न रहने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर अपेक्षित है सभी से, है ना, सभी से अपेक्षित है जो भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स है। क्लियर है? तो जो सिलेबस है वो इतना भी हार्ड नहीं है कि आप इसको कवर नहीं कर सकते हैं। आप यदि सिंसियरली तैयारी करें इस एग्ज़ाम की तो आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके आप अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। और सिंगल फेज एग्ज़ाम है, इसके बाद फिर तो आपका एक इंटरव्यू होगा, इसके बाद आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाएंगे। ओके, बाय द वे, इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है, किस वे में, किस दिशा में आप को अपनी पढ़ाई को हाँकना है, इसको लेकर के हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह का प्रश्न पिछले बार पूछे गए हुए थे, उस तरह के प्रश्नों को आधार मान करके आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इस एग्ज़ाम में आप अंतिम रूप से चयनित हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मॉक टेस्ट या कोई कोर्स। इसके लिए मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि यह जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है
दो कोर्स मैंने लॉन्च किया है। एक तो NVS JTU के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक्स है, इसमें आपको प्राप्त हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 5 फुल लेंथ मॉक्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। सारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मॉक्स आपको मिलेंगे, 5 मतलब 500 प्रश्नों का संग्रह हो गया। इसके बाद ये मॉक्स फुली अपडेटेड आपको उस पर आधारित सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज आपको मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं। रीजनिंग पर आधारित मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं। वन लाइनर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन फुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक्स आपको प्राप्त हो रहे हैं। हिंदी भाषा पर आधारित मॉक्स है, अंग्रेजी भाषा पर आधारित अनगिनत मॉक्स है। और इस तरह से 1500 प्रश्नों का मॉक्स हम लोग आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन में मॉक्स दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर मॉक्स इस तरह के दे सकते हैं। अपनी परीक्षा के प्रति काफ़ी सिंसियर रहें और सही दिशा में तैयारी करें। एक और सूचना है कि SSC JHT 2024 के लिए लाइव क्लासेस प्रारंभ होने वाले हैं 5 मई से। 5 मई से क्लासेस नियमित रूप से चलेंगे। जो भी कैंडिडेट्स SSC JHT को एक मिशन मोड में रखे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो ज़रूर इस तरह के क्लासेस के साथ जुड़ें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब फ्रेंड हम लोग जानेंगे कि NVS JTU के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हुए थे। जितने भी प्रश्न हम लोग लेंगे उसका हम लोग काफ़ी विस्तार से विश्लेषण करेंगे, और जिससे कि आपको तरीका समझ में आ सके कि इस एग्ज़ाम में जो भी जिस तरह के भी प्रश्न का पैटर्न रहता है, उस तरह के पैटर्न को आपको कैसे कम से कम समय में आपको तैयारी करना है। देखिएगा, इस एग्ज़ाम में NVS JTU का एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो पहला प्रश्न था वो इस तरह का था। आप देख पा रहे हैं कि एक आपको यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द दिख रहा है और इस अंग्रेजी शब्द के 4 यहाँ पर पर्याय देखने के लिए मिल रहा है। आपको इस शब्द को बढ़िया से देखना है और आपको सही विकल्प तक पहुंचना है। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ध्यान रखिएगा कि चूँकि आपका चयन किसी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, इस कारण से छोटी छोटी त्रुटि पर भी आपको ध्यान देना है। पंजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच आपको जानना है। पंजेंट है क्या? ENT लगा हुआ है, इस कारण से यह एक विशेषण प्रत्यय है और विशेषण प्रत्यय वो पूरे शब्द को विशेषण बनाता है। तो पंजेंट एक विशेषण है। इसका यदि हम लोग नाउन फॉर्म ऑप्शन में देखते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कभी जाना नहीं है। पंजेंट विशेषण है तो उसका विशेषण रूप ही इसका सही पर्याय हो सकता है, मीनिंग को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, पंजेंट एक विशेषण है। अब हम लोग विकल्प को पढ़ते हैं। पहला है छेद करना। छेद करना का अंग्रेजी हम लोग क्या देंगे? छेद करना के लिए हम लोग परफोरेट दे सकते हैं या हम लोग मेक अ होल दे सकते हैं। ठीक है, मेक अ होल। लेकिन ये तो नहीं होगा। पंजेंट के बारे में हम लोग जान ले। पंजेंट को हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल, है ना, जिसकी काफ़ी तीखी गंध होती है, उसी को हम लोग कहते हैं पंजेंट। और पंजेंट जो शब्द है वह न्यूट्रल शब्द है। देखिएगा, कई सारे ऐसे शब्द हैं, मतलब जो भी शब्द हम लोग डिक्शनरी में पढ़ते हैं, शब्दकोश में पढ़ते हैं, वे या तो पॉजिटिव टोन वाले होंगे या तो नेगेटिव टोन वाले होंगे या तो पूरी तरह से न्यूट्रल होंगे। पंजेंट के बारे में आपको जानना है कि पंजेंट एक ऑर्डर होता है, ODOUR ऑर्डर होता है, और ये जो ऑर्डर है वह पूरी तरह से न्यूट्रल है। इसके साथ बैड लगा दीजिएगा तो नेगेटिव टोन वाला शब्द पर्याय उभर करके आएंगे। यदि आप पॉजिटिव शब्द लगाएंगे, गुड लगाएंगे, गुड ऑर्डर, गुड, तो फिर वो पॉजिटिव बन जाता है। बाय द वे, पंजेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। स्ट्रॉन्ग स्मेल के लिए हम लोग अरोमा शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अरोमा भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, लेकिन ध्यान रखना है, अरोमा जो है वह एक संज्ञा है और पंजेंट क्या है? वह एक विशेषण है। लेकिन अरोमा हर हालत में
पॉजिटिव सेंस ही देगा। स्वीट स्मेल को हम लोग एरोमा कहते हैं, जैसे कि कॉफ़ी का अरोमा, चाय का एरोमा। ओके। और पंजेंट स्मेल हम लोग ऐसे स्मेल को कहेंगे, ऐसे गंध को कहेंगे जैसे जिसमें नाक बंद करने की नौबत आ जाती है, बहुत तीखी गंध वो होती है। ओके। कुछ कुछ परफ्यूम भी ऐसे होते हैं जो पंजेंट होते हैं, काफ़ी पंजेंट होते हैं। तो कुछ लोग स्वीट स्मेल वाला परफ्यूम लेते हैं। सिलेंडर से जो गैस का रिसाव होता है वो काफ़ी पंजेंट स्मेल वाला होता है। तो इस तरह से आपको शब्द को लर्न करना है। छेद करना तो होगा नहीं, स्मेल से शब्द है, स्मेल से इसका संबंध है। दंड देना के लिए हम लोग इन्फ्लिक्ट पेन कहेंगे, नहीं तो फिर कहेंगे पनिश। तीखी गंध के लिए ऑब्वियसली तीखी गंध हो जाएगा, पेंजेंट के लिए तीखी गंध, स्ट्रॉन्ग स्मेल, हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है। बाधित करने के लिए हम लोग रेस्ट्रेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगर हम लोग दूसरा प्रश्न को देखें तो दूसरा प्रश्न क्या है कि डेमोक्रेटिक के लिए आपको सही पर्याय यहाँ पर खोजना है। डेमोक्रेटिक क्या है? यह एक विशेषण है, आईसी सफिक्स यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए जो भी शब्द पर्याय यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो यदि एडजेक्टिव है, विशेषण है, तभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग पहला यदि देखते हैं प्रजातंत्रीय, तो यह विशेषण है। हतोत्साहित यह भी विशेषण, जनतंत्र यह नाउन है, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको हटाएंगे। डेमोक्रेसी के लिए हम लोग जनतंत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। सामूहिक के लिए कलेक्टिव यह विशेषण है। तो ये तीन हम लोगों का क्या है? विशेषण है। अब डेमोक्रेसी से निकल करके डेमोक्रेटिक आया, जो प्रजातंत्रीय, लोकतंत्रीय, इस तरह के शब्द इसके सही पर्याय हो सकते हैं। हतोत्साहित का हम लोग अंग्रेजी पर्याय देंगे, तो इसके लिए हम लोग डिस्करेज्ड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, डिजेक्टेड शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके। जनतंत्र के लिए डेमोक्रेसी होगा, सामूहिक के लिए कलेक्टिव शब्द का प्रयोग करेंगे। ज़्यादा कठिन शब्द नहीं पूछे गए थे, इस कारण से एग्ज़ाम में जो कट ऑफ रहने वाला है वो थोड़ा सा हाई रहेगा। इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। तीसरा प्रश्न पर यदि हम लोग गौर करते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कौन सा हिंदी अर्थ उपयुक्त है? हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ देख रहे हैं, हम लोग एक बार देख ले, पढ़ ले। पीस मैंडेट्स, मैंडेट्स यहाँ पर क्या है? वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, आपको ये सब चीज़ों को पकड़ना है। ओके। पीस मैंडेट्स द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूज सच एज लव, ट्रुथ, जस्टिस, इक्वालिटी, टॉलरेंस, हार्मनी, ह्यूमिलिटी, टुगेदरनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। सभी को लेकर के आप को जानकारी रखना है। वैल्यूज़ की यदि बात करें, देखिएगा वैल्यूज़ यहाँ हम लोग वो कीमत के बारे में नहीं सोचेंगे। किसी भी आर्टिकल, किसी भी सामान, वस्तु की कीमत की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि वैल्यूज़ के लिए हम लोग मूल्य शब्द का प्रयोग करेंगे। मूल्य यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, वैल्यूज़ के लिए मूल्य हो जाएगा। महत्व की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए इम्पॉर्टेंस शब्द दे सकते हैं, सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। नैतिकता के लिए मोरालिटी दे सकते हैं। ओके। सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो सिद्धांत के लिए हम लोग प्रिंसिपल शब्द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर उसूल, सिद्धांत या उसूल, नहीं तो थ्योरी शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि हम लोग यहाँ पर जो भी अलग अलग तरह के शब्द का हिंदी पर्याय देते हैं, तो लव के लिए हम लोग देंगे प्रेम, ठीक है, या प्यार। ट्रुथ के लिए सत्य, और यदि जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस के लिए हम लोग न्याय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इक्वालिटी के लिए समानता, टॉलरेंस के लिए सहिष्णुता। ओके। हार्मनी के लिए सौहार्द शब्द का प्रयोग करेंगे। ह्यूमिलिटी के लिए हम लोग विनम्रता शब्द का प्रयोग करेंगे हिंदी में। टुगेदरनेस के लिए मतलब एकता, एकजुटता का भाव का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। और सेल्फ कंट्रोल के लिए आत्मनियंत्रण हिंदी में प्रयोग करेंगे। इसलिए एक जो अनुवादक जो होते हैं उनके मन में तत्क्षण दिए गए शब्दों का जो लक्ष्य भाषा में पर्याय होना चाहिए वो तुरंत प्रतिलक्षित होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे अनुवादक के रूप में उभर करके आ सकते हैं।
और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो आपको नौकरी प्राप्त होगी। बाय द वे हम लोग फोर्थ प्रश्न पर विचार करते हैं। फोर्थ प्रश्न क्या है? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन काफ़ी सिंपल सा वर्ड है, वो अधिसूचना है। हालांकि हम लोग कार्यालय आदेश के लिए भी सही अंग्रेजी पर्याय ले लेते हैं। कार्यालय के लिए हम लोग ऑफिसर शब्द का प्रयोग करेंगे, सारे पर नोट्स जरूर बना लेंगे, ठीक है। ऑफिस शब्द का प्रयोग और आदेश के लिए ऑर्डर शब्द का प्रयोग करेंगे। इधर हम लोग तीसरा की यदि हम लोग बात करते हैं तो कार्यालय के लिए ऑफिस हो गया, और कार्यसूची के लिए हम लोग एजेंडा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सूचना के लिए हम लोग नोटिस शब्द नोटिस ले सकते हैं। क्लियर हुआ? नोटिस और नोटिफिकेशन में अंतर है ना, कन्फ्यूज़न हो सकती है इन दो शब्दों को लेकर के। बाय द वे हम लोग यदि फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ में क्या है? इरेडिकेटिंग थ्रू एजुकेशन एवरी काइंड ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का हमें हिंदी पर्याय देना है, हिंदी अर्थ देना है। फ्रॉम द लाइफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द नेशन इज अ बॉटम लाइन पीस एजेंडा इन डेमोक्रेसी। एक्सक्लूजन, ये एक्सक्लूड से निकल करके आया है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? बाहर कर देना, निचोड़ना, है ना, अपवर्जित करना। क्लियर? अनुभव के लिए तो हम लोग एक्सपीरियंस शब्द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर फीलिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। अपवर्जन, एक्सक्लूजन के लिए हम लोग अपवर्जन शब्द यहाँ पर हिंदी में देंगे। तिरस्कार के लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी पर्याय देंगे? तुरंत सोचिए, तुरंत आपके दिमाग में इसका अंग्रेजी पर्याय आना ही चाहिए। तिरस्कार के लिए हम लोग ह्यूमिलिएशन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इंसल्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ हद तक हम लोग कंडेमनेशन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। आदान प्रदान के लिए हम लोग एक्सचेंजेस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखें कि अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? टसल। टसल, दो भाइयों के बीच में ज़मीन को लेकर के थोड़ा टसल चल रहा है। क्या करिए कि यदि शब्दों को सीखना चाहते हैं तो कोशिश करिए आप अपनी भाषा में अंग्रेजी शब्द को डालिए, ठीक है। आपका ध्येय एक ही होना चाहिए कि आपको नौकरी प्राप्त हो, ओके। शब्दों को सीखने को लेकर के आपको इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए, अर्थात हिंदी अंग्रेजी दोनों को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन जब भी आप भाषण दे रहे हैं या कुछ किसी के समक्ष में खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि अंग्रेजी में बोलना है तो शुद्ध अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी में बोलना है तो हिंदी में ही आप व्याख्यान दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सीखने के मकसद से आपको दोनों ही भाषाओं को साथ ही साथ प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हुआ? टसल के लिए हम लोग, टसल मतलब खींचतान से ज़्यादा हम लोग कहेंगे हाथापाई कहेंगे या झगड़ा कहेंगे, ठीक है। संघर्ष की यदि हम लोग बात करते हैं, संघर्ष के लिए स्ट्रगल शब्द का प्रयोग करेंगे। खींचतान के लिए हम लोग टेंशन का प्रयोग करेंगे खींचतान के लिए। इसके लिए तो स्ट्रगल तो मैंने बताया ही। खीज के लिए खीज गया, है ना, खीज इरिटेशन शब्द का प्रयोग करेंगे, ओके। हाथापाई एक बचा हुआ, हाथापाई के लिए हम लोग टसल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सही जो हिंदी अर्थ होगा टसल के लिए वह होगा हाथापाई, ओके। सातवां देखिए, सातवां क्या है? कार्यालयी आलेख में प्रयोग किए जाने वाले वाक्यांश विद इन जोन ऑफ कंसिडरेशन। बहुत ही आसान सा है। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? विचार होता है। तो विचार वाला जो भी आपके पास पदबंध नज़र आ रहा है वही होगा। देखिए विचार दूसरा में है और कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है, विचार परिधि में, है ना, विद इन जोन, विचार परिधि में। इस पदबंध का हिंदी रूपांतरण यही हुआ। चेतावनी दी जाती है तो इट इज़ वार्नड हो जाएगा इस पदबंध का अंग्रेजी रूप। के संबंध में रिगार्डिंग शब्द का प्रयोग करिए, एज रिगार्ड शब्द का प्रयोग करिए, विथ रिगार्ड टू का प्रयोग करिए। बिना कारण बताएं तो विदाउट रीज़न, विदाउट नोटिस, ठीक है। इस तरह के आप शब्द पर्याय अंग्रेजी में दे सकते हैं। आठवां पर यदि हम लोग विचार करते हैं, आठवां क्या है? निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य के उपयुक्त हिंदी अनुवाद का चयन करिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिंस बारबैरिज्म हैज़ इट्स ओन प्लेजर्स इट हैज़ इट्स वाइसेस टू। यहाँ पर थोड़ा गौर भी करिए, जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो
यहाँ पर आपको सिनोनिम्स भी देखने के लिए मिलेंगे, एंटोनिम्स भी कुछ कुछ प्रश्नों में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर प्लेजर्स एंड वाइसेस जो दिख रहा है, वाइसेस के लिए हालांकि जो विलोम शब्द होता है अंग्रेजी में, जो एग्जैक्ट जो एप्रोप्रिएट जो विलोम शब्द होता है वह होता है वर्च्यू, है ना। लेकिन भाव को देखते हुए यहाँ पर वाइसेस के लिए जो विलोम शब्द प्रयोग किया गया है अंग्रेजी में, वो प्लेजर्स शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक शब्द है बारबेरिज्म। इससे हो सकता है कि बारबेरिज्म को लेकर के आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, बारबेरिज्म और बारबैरिटी को लेकर के कन्फ्यूज़न हो सकती है। बारबैरिटी हम लोग कहते हैं क्रूएल्टी को, है ना, क्रूएल्टी मतलब पत्थर दिली, ओके। नहीं तो हम लोग कहेंगे बारबैरिटी को हम लोग क्रूरता कहेंगे। लेकिन बारबेरिज्म की यदि बात करते हैं तो ये जंगलीपन हुआ, जिसके पास किसी भी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है ना, कोई अदब नहीं है, डेकोरम नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि द पर्सन्स बिहेवियर इज मार्क्ड विथ बारबेरिज्म। क्लियर? चूँकि जंगलीपन या असभ्यता का अपना आनंद होता है, ओके। देखिएगा, बारबेरिज्म जो रखते हैं वे पूरी तरह से फ्री विल वाले लोग होते हैं। उनको जो मन में आता है वो करते हैं, किसी की वो परवाह नहीं करते हैं, किसी भी बात को लेकर के वो काफ़ी पहले से विचार नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं थोड़ा बारबेरिज्म वाले इस स्थिति में जाएं, और इस कारण से बारबेरिज्म को यहाँ पर एक प्लेजर के रूप में दिखाया गया कि बारबेरिज्म का अपना एक आनंद है, जंगलीपन का अपना एक आनंद है, लेकिन इसके वाइसेस भी है। वर्चू मतलब अच्छे गुण, और वाइसेस का मतलब बुरे गुण, ठीक है। बुरे गुण को हम लोग दोष कहेंगे। वर्चू के लिए हम लोग पुण्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वाइसेस के लिए ये इसका उल्टा हम लोग देंगे पाप, है ना, पाप देंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह का भाव हम लोग नहीं देंगे। यहाँ पर हम लोग अब यदि पढ़ाई करते हैं कि पहला वाला क्या है, बाल कटवाने, बाल तो यहाँ पर बाल का तो कोई तो सेंस ही नहीं है, चूँकि जंगलीपन का अपना आनंद है तो इसके दोष भी है, हाँ ये बात है, ये हो जाएगा। असभ्यता का अपना आनंद है, किंतु इसके अपने शब्द भी है, अपने शब्द है, यहाँ तो सही, यहाँ से यहाँ तक तो सही है। लेकिन वाइसेस के लिए यहाँ पर कोई हिंदी पर्याय नहीं देखने के लिए मिल रहा है। चौथा की यदि बात करते हैं, जब से जंगलीपन में आनंद है, ये भी नहीं होगा, हटाइए उसको। नौवां की यदि हम लोग बात करते हैं, नौवां क्या है, निम्नलिखित शब्द के लिए शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत पदबंध का चयन करिए, है ना। यहाँ कहा जा रहा है शब्दावली आयोग। शब्दावली आयोग को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, टर्मिनोलॉजी कमीशन, ओके। टर्मिनोलॉजी कमीशन इस बात का निर्णय लेता है कि कोई भी शब्द, जो भी पारिभाषिक शब्द है या टेक्निकल टर्म है, उस टेक्निकल टर्म का किसी खास क्षेत्र में, किसी खास फील्ड में उसका क्या पर्याय देना चाहिए टारगेट लैंग्वेज में, तो यह उनका काम है। वही कहा जा रहा है कि शब्दावली आयोग द्वारा जो स्वीकृत पदबंध है इस ऑफिस मेमोरेंडम के लिए, वो क्या है। ऑफिस के लिए तो हम लोग कार्यालय शब्द का पढ़ेंगे, आधिकारिक सूचना को तो हटाइए, है ना। और मेमोरेंडम को हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्ञापन, ये सब को हटाइए। देखिए ज्ञापन हम लोगों को तीसरा में ही प्राप्त हो रहा है। हालांकि इन सभी का हम लोगों को अंग्रेजी पर्याय लेना चाहिए। आधिकारिक सूचना तो ऑथोराइज्ड नोटिस कहेंगे इसके लिए, ठीक है। कार्यालय पत्र के लिए ऑफिशियल लेटर कहेंगे। कार्यालय व्यापन के लिए तो हम लोग यहाँ देख ही लिए, ऑफिस मेमोरेंडम होगा। कार्यालय टिप्पण के लिए ऑफिशियल नोट कहेंगे इसको अंग्रेजी में। नेक्स्ट एक देख लेते हैं, 10वां क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्द के उपयुक्त हिंदी अर्थ का चयन करिए। यहाँ देखिए इंटरिम है ना। इंटरिम के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, अंतरिम, ठीक है। जैसे कि अभी जो इलेक्शन अभी हो रहा है ना, जो बजट पास की गई वो इंटरिम बजट थी, अर्थात अंतरिम बजट थी। इसके बाद इलेक्शन के बाद फिर क्या होगा, फिर पूर्ण बजट पास किया जाएगा।
बाय द वे, अंतिम के लिए हम लोग फाइनल शब्द का प्रयोग करेंगे जो नहीं होगा। भीतरी के लिए इंटरनल, ग्रामीण के लिए हम लोग रूरल शब्द का प्रयोग करेंगे अंग्रेजी में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंटरिम के लिए अंतरिम यहाँ पर सही हिंदी पर्याय है, सही हिंदी अर्थ लिए हुए है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने NVS JTU में पूछे गए 10 प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर काफ़ी विस्तार से यहाँ पर उसका उत्तर लिया, उसका विश्लेषण किया। आपको इसी तरह से हर एक प्रश्न को लेकर के पढ़ाई करना चाहिए। सिर्फ मॉक्स ले लेने से नहीं होगा। मॉक्स जितने भी ले रहे हैं, सारे मॉक्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को लेकर के आपको अपना विश्लेषणात्मक अध्ययन होना चाहिए आपका। ठीक है फ्रेंड, आप हमसे अवश्य जुड़े। आप SSC JST के क्लासेस से जुड़ेंगे। 5 मई से शुरू होने वाला है और इस एग्ज़ाम के लिए, NVS JTU एग्ज़ाम के लिए जो मॉक्स है और जो कोर्स मैंने लॉन्च किया उस कोर्स को आप अवश्य देखेंगे और सफलता जरूर सुनिश्चित करेंगे। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।